भारत और चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत देर रात 2:30 बजे तक चली है। सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी बातचीत। 15 घंटे तक चली इस बैठक में तनाव कम करने पर चर्चा हुई है। 78 दिन बाद चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए फिर से दोनों पक्ष बैठे थे। इस बातचीत से पहले ही एयर चीफ मार्शल ने चीन को 2-2 कह दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है। चलेंगे सीधा मंजीत नेगी मेरे से होकर जुड़ चुका है। मंजीत नेगी, इतनी लंबी बातचीत 9:30 बजे शुरू हुई, रात तक चली, क्या कोई बात बन पाई? नवजोत, ये पहला मौका नहीं जब मैराथन बैठक हुई है दोनों देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच। पहले भी इस तरह की बैठकें होती रही हैं, लेकिन कल की बैठक काफी अहम थी क्योंकि करीब 2 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद कोर कमांडर स्तर की बातचीत चीन इलाके में मोल्डो में हुई थी। जो जानकारी मिल पा रही है अभी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से भी जानकारी दी जाएगी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक पिछली बार जो सहमति की बात हुई थी, दोनों सेनाएं एक समय सीमा के अंदर अलग अलग इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे करेंगी, उस बात को पर दोबारा इस तरह से सहमति की बात की जा रही है। और आगे अभी बिल्कुल मंजीत, किस तरह से जी भारत वापस से इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पिछले साल अप्रैल मई यानी कि 2020 के अप्रैल मई वाली स्थिति पर चीन पहुंचे, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। साथ के आंदोलन से टीएमसी के 2 नायक निकले थे, पहले ममता बनर्जी और दूसरे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ है और इसीलिए इस बार नंदीग्राम की लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। नंदीग्राम सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। সংগ্রামপুরে এই শালবনীতে জিতবো আমরা, মমতা ব্যানার্জি হারবে। যারা কোমরে इलाका वही, अंदाज वही, चुनावी समर के हालात वही, सब कुछ वही है। वैसा ही है संग्राम, वैसा ही नंदीग्राम, बस बदला है तो भरोसा और बदल गए हैं भरोसेमंद। और इस बदले हुए हालात में पश्चिम बंगाल का सियासी समर फिर एक जंगी मैदान पर केंद्रित हो गया है, जिसका नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो सियासी जमीन जहां साल 2007 में आंदोलन कर ममता दीदी ने बंगाल में तृणमूल का फूल खिलाया था। अब इस आंदोलन के 14 साल बाद जब बीजेपी ममता दीदी को वनवास पर भेजने की तैयारी कर रही है, तो कमल के फूल के फैलाव को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने फिर नंदीग्राम की माटी की ओर कूच कर लिया है। नंदीग्राम की जमीन को ममता बनर्जी खुद के लिए भाग्यशाली मानती हैं और भरोसा यही है कि इस जमीन से चुनकर वो अपने सियासी सितारे की बुलंदी बरकरार रखेंगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गणित ममता दीदी के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जिन पर ममता की पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन चुनावी जीत के लिए सीधा सा दिख रहा हिसाब किताब इस बार उतना सरल है नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में ममता के सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी के खिलाफ ही ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और दावा है कि ममता को 50,000 वोट के बड़े अंतर से हार मिलेगी। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर रचा जा रहा चक्रव्यूह भी नंदीग्राम में ममता की राह में रोड़ा अटका सकता है। साथ ही सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी ममता की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। 3 दशक में ममता बनर्जी
कोई भी चुनाव नहीं हारी हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार नंदीग्राम की सीट उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ है शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी और तीसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार यहाँ पर आक्रामक तेवर अख्तियार करके ममता बनर्जी को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। गवर्नमेंट का काम करने के लिए जाना पड़ता है, गरीब हो कोई भी, उसी को अभी कार्ड मनी देना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए पैसा देना पड़ता है उधर। नंदीग्राम से चुनाव का ऐलान ममता का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के सहारे बीजेपी आसपास के इलाके में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और ममता बनर्जी ने बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए नंदीग्राम नाम की बिसात बिठा दी है। हमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम 2007 में ये नारा लगता था, अब बदलकर नंदीग्राम नंदीग्राम जय श्री राम बीजेपी ये नारा लगा रही है। जय श्री राम की नारे की बदौलत बीजेपी क्या बड़ी टक्कर दे पाएगी ममता दीदी को, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। तो शर्तों के साथ 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी, परेड की इजाजत मिल गई है और इसके लिए बाकायदा रूट प्लान हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली शर्तों के साथ। सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर, टीकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर और 46 किलोमीटर गाजीपुर बॉर्डर के किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है। डूज एंड डोंट साथ ही साथ किसान नेताओं ने भी उन तमाम लोगों के लिए जारी किए हैं जो इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। किसानों का अपना झंडा तो ट्रैक्टर पर रहेगा, लेकिन ये भी अनिवार्य है, सुनिश्चित कर ले वो लोग जो कि इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे कि तिरंगा भी रहेगा ट्रैक्टर पर सबसे आगे। तो तैयारियां पूरी हैं दिल्ली पुलिस की, किसानों की। इस बीच ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल चुकी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में रंग किस तरीके का होगा, क्योंकि जो खबरें मिल पा रही है वो ये कि पंजाब से ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा होते हुए, वहीं दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा होते टीकरी बॉर्डर तक भी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जहां पर 43 किलोमीटर की यात्रा की इजाजत मिली है। अब ये तय है कि राजधानी दिल्ली की सड़क पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और वो भी गणतंत्र दिवस के महापर्व के दिन। किसान तैयार हैं, ट्रैक्टर के टैंक फुल हैं, पुलिस अलर्ट है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों की चौहद्दी बता दी, कहां तक ट्रैक्टर आएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे और सबसे खास बात कि कहां नहीं चलेंगे। हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो किसानों की, जो फार्मर्स की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, उसको किस तरह से एक फुल डिग्निटी, ऑनर और सम्मान के साथ हम एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित सर्कुलेशन में ये हम करा पाएंगे। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट फाइनल हुआ है वो मुख्यतः 3 है। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट पर गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। जो चाहते थे परेड में, जो चीजें चाहते थे वो हो पाई। दिल्ली पुलिस राजी होगी और क्या दिल्ली पुलिस रोकती? जहाँ किसान जाना चाहता था वहीं जाएगा दिल्ली। क्या आप चाह रहे थे और पुलिस ने क्या इजाजत दी? नहीं, वो तो सब लोग तय हो गया। हमारा सब 3 स्टेट की पुलिस से और जो किसान है उनके बीच में तय हो गए रूट सब। दिल्ली पुलिस को शक है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसका ब्लूप्रिंट कोई और नहीं, सीमा पार पाकिस्तान में तैयार हुआ है।
ऐसे में पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। 26 जनवरी के दिन वैसे तो दिल्ली के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बार दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकलेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर कड़ी निगरानी रहेगी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस रैली पर कड़ी नजर रखेंगे। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मकसद एक ही है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तैयारियों की तस्वीरें किसानों के इरादों को बताने के लिए काफी है। शहर शहर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। बस रूट प्लान होते ही ये परेड के लिए निकल पड़ेंगे। शिफ्ट में किसान आ रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और अलग अलग राज्यों से किसान धीरे धीरे ही सही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सबका एक मकसद है परेड में भाग लेना। किसानों की ट्रैक्टर रैली शक्ति प्रदर्शन तो है ही, ये सरकार को संदेश भी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि किसान दिल्ली कूच से आंदोलन में बेशक जोश बढ़ा रहे हों, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक साथ दो बड़ा आयोजन संभालना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान और राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो शर्तों के साथ इजाजत ट्रैक्टर रैली को। सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को लेकर उनका प्रस्ताव आखिरी रहेगा जो उन्होंने हाल फिलहाल में दिया है, लेकिन अब सवाल यहां पर यही उठता है कि आगे होगा क्या। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सरदाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से खास बातचीत की और समझना चाहा कि कृषि कानून को लेकर सरकार के मन में क्या चल रहा है। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों, कहां दिक्कत आ गई? सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मान पूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूंकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है, परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। कड़वाहट आ गई क्या? 11वें दौर के पहले आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 10 दौर तक, उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था। आखिरी 11वें दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने भी कहा और आपके तेवर देख के भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हुए। सब्र का बांध टूट गया क्या सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो कृषि मंत्री भी हूँ और किसान भी हूँ और इसलिए किसानों के प्रति कोई गुस्सा होना और तेवर अलग होना इसकी न तो कोई आवश्यकता है और ना ही हमने इस दौरान जरूरत महसूस की है।
लेकिन कुल मिला के 11 दौर की वार्ता में जब किसान रिपील के विषय को लेकर टस से मस नहीं हो रहे थे, तो एक समय तो ये आना ही था कि हम उनको ये आग्रह करें कि भाई अभी तक हम प्रस्ताव देते रहे, अब आप प्रस्ताव लेके आइए और उस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। अगर निर्णय तक हम पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर निर्णय को घोषित करेंगे। लेकिन 11वें दौर बाद आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती।